हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग भगत सिंह के बारे में देखेंगे, जिनका जन्म 28 सितंबर 1907 में होती है और ये वीर गति को प्राप्त होते हैं 23 मार्च 1931 में। भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी थे। चंद्रशेखर आजाद व पार्टी के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर इन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अभूतपूर्व साहस के साथ शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया। पहले लाहौर में बनी सैंडर्स की हत्या और उसके बाद दिल्ली की केंद्रीय संसद में बम विस्फोट करके ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध खुले विद्रोह की बुलंदी प्रदान की। इन्होंने असेंबली में बम फेंक कर भी भागने से मना कर दिया, जिसके फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने इन्हें और इनके दो अन्य साथी राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी पर लटका दिया था। इनका जन्म स्थल गांव बंगा में होता है, जिला लायपुर, पंजाब में जो पड़ता है, जो अब पाकिस्तान में। आंदोलन जो था इनका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, प्रमुख संगठन नौजवान भारत सभा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को प्रचलित है, परंतु तत्कालीन अनेक साक्ष्यों के अनुसार उनका जन्म 27 सितंबर 1907 ईस्वी को एक सिख परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विधावती कौर था। यह एक किसान परिवार से थे। अमृतसर में हुए जालियाबाग हत्याकांड ने भगत सिंह की सोच पर गहरा प्रभाव डाला। लाहौर के नेशनल कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर भगत सिंह ने भारत की आज़ादी के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। वर्ष 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड के बाद गांधी जी ने जब किसानों के साथ नहीं दिया, तब भगत सिंह बहुत निराश हुए। उसके बाद उनका अहिंसा से विश्वास कमजोर हो गया और वह इस निष्कर्ष में पहुंचे कि सशस्त्र क्रांति की स्वतंत्रता दिलाने का एकमात्र रास्ता है। उसके बाद वो चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में गठित हुई गद्दार दल के हिस्सा बन गए। काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मल सहित क्रांतिकारियों को फांसी एवं अन्य को कारावास की सजा से भगत सिंह इतने अधिक उद्विग्न हुए कि चंद्रशेखर आजाद के साथ उनकी पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े गए और उसे एक नया नाम दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। इस संगठन का उद्देश्य सेवा, त्याग और पीड़ा झेल सकने वाले नवयुवक तैयार करना था। भगत सिंह ने राजगुरु के साथ मिलकर लाहौर में सहायक पुलिस अधीक्षक रहे अंग्रेज अधिकारी जेपी सैंडर्स को मारा था। इस कार्रवाई में क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने उनकी पूरी सहायता की थी। क्रांतिकारी साथी बुटकेश्वर दत्त के साथ मिलकर भगत सिंह ने वर्तमान नई दिल्ली स्थित ब्रिटिश भारत की तत्कालीन सेंट्रल असेंबली के सभागार संसद में अंग्रेज सरकार को जगाने के लिए बम और पर्चे फेंके थे। बम फेंकने के बाद वहीं पर दोनों ने अपनी गिरफ्तारी भी दी। उस समय भगत सिंह करीब 12 वर्ष के थे जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसकी सूचना मिलते ही भगत सिंह अपने स्कूल से पैदल चलकर जालियांवाला बाग पहुंच गए। इस उम्र में भगत सिंह अपने चर्चाओं की क्रांतिकारी किताब पढ़कर सोचते थे कि इनका रास्ता सही है कि नहीं। गांधी जी का असहयोग आंदोलन छिड़ने के बाद वो गांधी जी के अहिंसात्मक तरीकों और क्रांतिकारियों के हिंसक आंदोलन में से अपने लिए रास्ता चुनने लगे। गांधी जी के असहयोग आंदोलन को रद्द कर देने के कारण उनमें थोड़ा रोष उत्पन्न हुआ, पर पूरे राष्ट्र की तरह हुई वो महात्मा गांधी का सामना करते थे। पर उन्होंने गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन की जगह देश की स्वतंत्रता के लिए हिंसात्मक क्रांति का मार्ग अपनाना अनुचित नहीं समझा। उन्होंने जुलूसों में भाग लेना प्रारंभ किया तथा कई क्रांतिकारी दलों के सदस्य बने। उनके दल के प्रमुख क्रांतिकारियों में चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु इत्यादि थे। काकोरी कांड में क्रांतिकारियों को फांसी, अन्य को कारावास की सजाओं को भगत सिंह ने इतने अधिक उद्विग्न हुए कि अपनी पार्टी नौजवान भारत सभा का हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में विलय कर दिया और उसे एक नया नाम दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए भयानक प्रदर्शन हुए। इन प्रदर्शनों में भाग लेने वाले पर अंग्रेजी शासन ने लाठीचार्ज भी किया। इसी लाठीचार्ज से आहत होकर लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। अब इनसे रहा ना गया। एक गुप्त योजना के तहत इन्होंने पुलिस सुपरिटेंडेंट स्कॉट को मारने की योजना सोची गई योजना के अनुसार भगत सिंह और राजगुरु लाहौर कोतवाली के सामने व्यस्त मुद्रा में टहलने लगे। उधर जयगोपाल अपनी साइकिल को लेकर ऐसे बैठ गए जैसे वो कोई खराब हो गई हो। गोपाल के इशारों पर दोनों सचेत हो गए। उधर चंद्रशेखर आजाद पास के डीएवी स्कूल की चारदीवारी के पास छिपकर घटना को अंजाम देने में रक्षक का काम कर रहे थे।
करीब 4:15 बजे एसएसपी सॉन्डर्स के आते ही राजगुरु ने एक गोली सीधे उसके सर में मारी, जिससे वो वहीं पर मर जाता। लेकिन तुरंत बाद भगत सिंह ने 3 से 5 गोली दाग कर उसके मरने का पूरा इंतजाम कर दिया। ये दोनों जैसे ही भाग रहे थे कि एक सिपाही चरण सिंह ने इनका पीछा करना शुरू कर दिया। चंद्रशेखर आजाद ने उसे सावधान किया, आगे बढ़ो तो गोली मार दूंगा। नहीं मानने पर आजाद ने उसे गोली मार दी और वो वहीं मर गया। इस तरह इन लोगों ने लाला लाजपत राय की मौत का बदला ले लिया। भगत सिंह यद्यपि रक्तपात के पक्षधर नहीं थे, परंतु वे वामपंथी विचारधारा को मानते थे तथा कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों ने उनका ताल्लुक था और वहीं विचारधारा की वो आगे बढ़ रहे थे। यद्यपि वे समाजवाद के पक्के पोषक भी थे। कालांतर में उनके विरोधी द्वारा उनके अपने विचारधारा बताकर युवाओं को भगत सिंह के नाम पर बरगलाने के आरोप लगते रहे। कांग्रेस के सत्ता में रहने के बावजूद भगत सिंह को कांग्रेसी शहीद का दर्जा नहीं दिला पाए, क्योंकि वो केवल भगत सिंह के नाम का इस्तेमाल युवाओं को अपनी पार्टी से जोड़ने के लिए करते थे। उन्हें पूंजीपतियों की मजदूरों को प्रति शोषण की नीति पसंद नहीं आती थी। उस समय चूंकि अंग्रेज ही सर्वेसर्वा थे तथा बहुत कम भारतीय उद्योगपति उन्नति कर पाए थे, अतः अंग्रेजों के मजदूरों के अति अत्याचार से उनके विरोध स्वाभाविक था। मजदूर विरोध ऐसी नीतियों को ब्रिटिश संसद में पारित न होने देना उनके दल का निर्णय था। सभी चाहते थे कि अंग्रेजों को पता चलना चाहिए कि हिंदुस्तानी जाग चुके हैं और उनके हृदय में ऐसी नीतियों के प्रति आक्रोश है। ऐसा करने के लिए ही उन्होंने दिल्ली के केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने की योजना बनाई। भगत सिंह चाहते थे कि उसमें कोई खून खराबा ना हो और अंग्रेजों तक उनकी आवाज भी पहुंचे। हालांकि प्रारंभ में उनके दल के सभी लोग ऐसा ही सोचते थे, परंतु अंत में सर्वसम्मति से भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त का नाम चुना गया। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार केंद्रीय असेंबली में इन दोनों ने एक ऐसे स्थान पर बम फेंका जहां कोई मौजूद न था, अन्यथा उसे चोट लग सकती थी। पूरा हॉल धुएं से भर गया। भगत सिंह चाहते तो भाग भी सकते थे, परंतु उन्होंने पहले ही सोच रखा था कि उन्हें दंड स्वीकार है, चाहे वो फांसी ही क्यों ना होता। उन्होंने भागने से मना कर दिया। उस समय वो दोनों खाकी कमीज तथा निकर पहने हुए थे। बम फटने के बाद उन्हें इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का नारा लगाया और अपने साथ लाए हुए पर्चे हवा में उछाले। इसके कुछ ही देर बाद पुलिस आ गई और दोनों गिरफ्तार कर लिए गए। जेल में भगत सिंह करीब 2 साल रहे। इस दौरान वो लेख लिखकर अपने क्रांतिकारी विचार व्यक्त करते रहते थे। जेल में रहते हुए उन्होंने अध्ययन लगातार जारी रखी। उनके उस दौरान लिखे गए लेख, सगे संबंधियों को लिखे गए पत्र आज भी उनके विचारों के दर्पण में है। अपने लेखों में उन्होंने कई तरह की पूंजीपतियों को अपना शत्रु बताया। उन्होंने लिखा है कि मजदूरों का शोषण करने वाले चाहे एक भारतीय ही क्यों ना हो, वो उनका शत्रु है। उन्होंने जेल में अंग्रेजों में एक लेख भी लिखा जिसका शीर्षक था मैं नास्तिक हूँ। जेल में भगत सिंह उनके साथियों ने कई दिनों तक भूख हड़ताल की। उनके एक साथी यतीन्द्र दास ने तो भूख हड़ताल में अपने प्राण ही त्याग दिया। 26 अगस्त 1930 को आंदोलन ने भगत सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 129 और 302 तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 और 6 FA, IPC की धारा 120 के अंतर्गत अपराधी सिद्ध किया गया। 7 अक्टूबर 1930 को अदालत के द्वारा 68 पृष्ठों का निर्णय दिया गया, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी की सजा सुनाए जाने के साथ ही लाहौर में धारा 144 लगा दी गई। इसके बाद भगत सिंह की फांसी की माफी के लिए प्रिवी परिषद में अपील दायर की गई, परंतु यह अपील 10 जनवरी 1931 को रद्द कर दी गई। इसके बाद तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय ने वायसराय के सामने सजा माफी के लिए 14 फरवरी 1931 को अपील दायर की कि वो अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए मानवता के आधार पर फांसी की सजा माफ कर दें। भगत सिंह की फांसी की सजा माफ करवाने हेतु महात्मा गांधी ने 17 फरवरी 1931 को वायसराय से बात की। फिर 18 फरवरी 1931 को आम जनता की ओर से भी वायसराय के सामने विभिन्न तर्कों के साथ सजा माफी के लिए अपील दायर की गई। यह सब कुछ भगत सिंह की इच्छा के खिलाफ हो रहा था, क्योंकि भगत सिंह नहीं चाहते थे कि उनकी सजा माफ की जाए। 23 मार्च 1931 को शाम में करीब 7:33 पर भगत सिंह तथा उनके 2 साथियों सुखदेव व राजगुरु को फांसी दे दी गई। फांसी पर जाने से पहले वे लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे और जब उन्होंने उनकी आखिरी इच्छा पूछी गई तो उन्होंने कहा कि लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे और उन्होंने पूरी करने का समय दिया जाए। कहा जाता है कि जेल के अधिकारियों ने जब उन्हें यह सूचना दी कि उनके फांसी का वक्त आ गया है तो उन्होंने कहा था ठहरिए, पहले एक क्रांतिकारी दूसरे से मिल तो ले। फिर 1 मिनट बाद किताब छत की ओर उछाल कर बोले ठीक है अब चलो।
फांसी पर जाते समय वो तीनों मस्ती से गा रहे थे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माई रंग दे बसंती चोला। फांसी के बाद कहीं कोई आंदोलन न भड़क जाए इसके डर से अंग्रेजों ने पहले मृतक शरीर के टुकड़े किए, फिर इसे बोरियों में भरकर फिरोजपुर की ओर ले गए, जहाँ घी के बदले मिट्टी का तेल डालकर इनको जलाया जाने लगा। गांव के लोगों ने आग जलती देखी तो करीब आई, इससे डरकर अंग्रेजों ने इनकी लाश को जले टुकड़ों को सतलज नदी में भाग गए। जब गांव वाले पास आए तब उन्होंने मृतक शरीर के टुकड़ों को एकत्रित कर विधिवत दाह संस्कार किया और भगत सिंह हमेशा के लिए अमर हो गए। इसके बाद लोग अंग्रेजों के साथ गांधी को भी इनकी मौत का जिम्मेदार समझने लगे। इस कारण जब गांधी कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में हिस्सा लेने जा रहे थे तो लोगों ने काले झंडे के साथ गांधी जी का स्वागत किया। एक आध जगह गांधी पर हमला भी हुआ, किंतु सादी वर्दी में उनके साथ चल रही पुलिस ने बचा लिया। जेल के दिनों में उन्हें लिखे खतों और लेखों में उनके विचारों का अंदाजा लगता है। उन्होंने भारतीय समाज में लिपि एवं उर्दू जाति और धर्म के कारण आई दूरियों का दुख व्यक्त किया था। उन्होंने समाज के कमजोर वर्ग पर किसी भारतीय के प्रहार को भी उसकी शक्ति को सोचा था, जितना ही किसी अंग्रेज के द्वारा किए गए अत्याचार हो। भगत सिंह को हिंदू, उर्दू, पंजाबी तथा अंग्रेजों के अलावा बंगला भी आती थी, जो उन्होंने बुटकेश्वर दत्त से सीखी थी। उनका विश्वास था कि उनकी शहादत से भारतीय जनता और उद्विग्न हो जाएगी, ऐसा उनका जिंदा रहने से शायद ही हो पाए। इसी कारण उन्होंने मौत की सजा सुनाने के बाद भी माफीनामा लिखने से साफ मना कर दिया था। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा में जो दिशा निर्देश दिए, भगत सिंह ने उसका अक्षरशः पालन किया। उन्होंने अंग्रेज सरकार को एक पत्र भी लिखा जिसमें कहा कि यदि अंग्रेज सरकार के खिलाफ भारतीयों के युद्ध का प्रतीक एवं युद्धबंदी समझा जाए तथा फांसी देने के बजाय गोली से उड़ा दिए जाए। फांसी के पहले 3 मार्च को पहले कलंतर को भेजे एक पत्र में भगत सिंह ने लिखा है, उन्हें यह फक्र है कि हरदम नई तर्ज ए जफा क्या है, हम यह शौक है देखे सितम ही इंतहा क्या है, दहर से क्या खफा रे, चरख का क्या गिला रे, सारा जहां अदू सही आओ मुकाबला करे। इन जोशीले पंक्तियों ने उनके शौर्य का अनुमान लगाया जा सकता है। चंद्रशेखर आजाद से पहले मुलाकात के समय जलती हुई मोमबत्ती पर हाथ रखकर उन्होंने कसम खाई थी कि उनकी जिंदगी देश पर ही कुर्बान हो। उन्होंने अपनी यह कसम पूरी कर दिखाई। किसी ने सच ही कहा है कि सुधार बूढ़े आदमी नहीं कर सकते, वे तो बहुत ही बुद्धिमान और समझदार होते हैं। सुधार तो होते हैं युवकों के परिश्रम, साहस, बलिदान और निष्ठा से, जिनको भयभीत होना आता ही नहीं, जो विचार कम और अनुभव अधिक करते हैं। भगत सिंह इस चीज को बोलते थे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक हुकूमत जिसका दुनिया के इतने बड़े हिस्से पर शासन था, इसके बारे में कहा जाता है कि इसने शासन में सूर्य का भी अस्त नहीं होता। इतनी ताकतवर हुकूमत और 23 साल के युवक से भयभीत हो गई थी। उनकी मृत्यु के खबर को लाहौर के दैनिक ट्रिब्यून तथा न्यूयॉर्क के एक पत्र डेली वर्कर ने छापा। इसके बाद भी कई मार्क्सवादी पत्रों में उन पर लेख छापे, पर चूंकि भारत में उन दिन मार्क्सवादी पत्रों के आने पर प्रतिबंध लगा था, इसलिए भारतीय बुद्धिजीवियों को इसकी खबर नहीं थी। देश भर में उनकी शहादत को याद आया। दक्षिण भारत में पेरियार को उनके लेख में मैं नास्तिक क्यों हूं पर अपने साप्ताहिक पत्र संपादक लिखा। इसमें भगत सिंह की प्रशंसा की गई तथा उनकी शहादत को ब्रिटिश साम्राज्यवाद के ऊपर जीत के रूप में देखा गया था। आज भी भारत और पाकिस्तान की जनता भगत सिंह को आज़ादी के दीवाने के रूप में देखती है, जिसने अपनी जवानी सहित सारी जिंदगी देश के लिए समर्पित कर दी। उनके जीवन ने कई हिंदी फिल्म चरित्रों को भी प्रेरित किया है। तो ये थे भगत सिंह से रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। जल्दी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।